एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस 2023-24 क्लास 12th होगी। पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति जो अपनी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो अपना चैप्टर है इसको हम समझने वाले हैं और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में आज अपने चैप्टर में मेन जो होगा वो होगा ईयू यानी यूरोपीय संगठन, यूरोपीय यूनियन। सत्ता के वैकल्पिक जो केंद्र है इस चैप्टर में हम तीन जगह या तीन जो संगठन हैं उन पे विशेष जोर देते हैं। एक तो यूरोपीय संगठन जो यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का भी संगठन है, आसियान जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है, और एक दूसरा जो हमें उभरते हुए अल्टरनेटिव सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में यानी अल्टरनेटिव जो पावर के रूप में हम पढ़ेंगे, चीन और जापान का भी इसमें अपना होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम यूरोपीय संगठन को समझेंगे कि ये किस प्रकार से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा और किस प्रकार से ये वैकल्पिक केंद्र के रूप में काम करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाट यानी यूरोपीय संगठन ईयू क्या है, वाई ये क्यों बना, इसकी आवश्यकता क्या थी, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही उसको आप सरल कर लेंगे। सरल करते ही सरल और सहज तरीके से फिर अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगे। कई बच्चे पढ़ते रहते हैं ये ऐप वो ऐप सब ऐप, लेकिन याद नहीं होता, बड़ी मुश्किल से फिर वो पेपर देने बैठ भी जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे सोचते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे मार्क्स आएँ तो मुझे अच्छी कॉलेज मिले, अच्छी कॉलेज के साथ साथ मुझे अच्छी जॉब भी मिले जीवन में। तो इसी के प्रयास के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को सरल और सहज करके समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र होता क्या। सबसे पहले तो हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को समझेंगे, फिर हम ईयू को समझेंगे, यूरोपीय यूनियन को। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब होता है अल्टरनेटिव पावर का जो सेंटर है, वो शक्ति का जो वैध रूप होता है उसको कहते हैं सत्ता। सबसे पहले आप ये समझे। तो 1991 के बाद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों में। तो अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुव होते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुवों के बीच शीत युद्ध रहता है, विचारों का युद्ध, यानी ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। तो इनके बीच विचारों का युद्ध चलता है और इनमें से जो अमेरिका होता है उसने नाटो का गठन कर लिया था और जो सोवियत संघ था उसने वारसा बना लिया था जो कि सैनिक संगठन थे। फिर आगे हम ये भी देखेंगे कि असैनिक संगठन कौन से होते हैं। नाटो एक सैनिक संगठन था, वारसा भी एक सैनिक संगठन था। नाटो अभी भी जिंदा है, वारसा अभी भंग हो चुका है सोवियत संघ के विघटन के साथ। अब सोवियत संघ की विचारधारा कमजोर पड़ गई और सोवियत संघ के 15 जो देश थे वो बिखर गए। अब और जो भी असैनिक संगठन थे वो उभरने लगे और सोवियत संघ की जगह लेने लगे, यानी सत्ता के अल्टरनेटिव सेंटर बनने शुरू हो गए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और विश्व में स्वतंत्र देशों ने मिलकर अनेक असैनिक संगठन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें से यूरोपीय संघ और आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है आसियान, और यूरोप है 27 यूरोप महाद्वीप के देशों का संगठन। इतना तो आपको क्लियर हो गया। और इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य है कि अपने संगठन में जितने भी देश हैं उनका आर्थिक विकास करना, मिलजुल कर कार्य करना। यूरोपीय संघ और आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चीन ने किस तरीके से आर्थिक प्रगति की और एक आर्थिक ताकत के रूप में, एक अल्टरनेटिव पावर के रूप में उभर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम सबसे पहले यूरोपीय संघ को समझने की कोशिश करेंगे और बड़ा ही सरल और सहज तरीके से समझेंगे ताकि यूरोपीय संगठन आपको बिल्कुल याद हो जाए।
लंबे समय से यूरोपीय नेताओं का यह सपना था कि यूरोपीय देशों का एक संघ बने, सांझी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भी बने। लेकिन 2 विश्व युद्ध होने, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच, इन 2 विश्व युद्धों ने इस सपने को आवश्यकता में बदल दिया। मतलब अब ये आवश्यक हो गया था कि ये एक संगठन बनाए, संघ बनाए, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का एक ग्रुप बनाए। यूरोपीय संघ का उदय कैसे हुआ? इसमें मार्शल योजना का क्या रोल है? मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना एक अमेरिकी कार्यक्रम था, या अमेरिका द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम था, चलाया जा गया एक कार्यक्रम था, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद लागू किया गया। और इसका उद्देश्य था जो दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से तहस नहस यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था हो गई थी, उन देशों को सहायता देना और उनका पुनर्निर्माण करना। युद्ध के परिणाम स्वरूप जो देश नष्ट हो गए थे, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी, 1947 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक संबोधन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री या विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि यूरोपीय देशों को एक बड़ा फंड दिया जाए ताकि वो अपना विकास कर सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने जुलाई 1947 में एक योजना लागू की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत 4 वर्ष तक 1947 से 1951 के बीच अमेरिका ने यूरोपीय देशों को $12 मिलियन की आर्थिक सहायता दी थी। और नाटो का जन्म भी इसी दौर में होता है। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। अमेरिका की एक विदेश नीति को एक नया आकार भी मिला। इस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। सबसे पहले 1948 में क्या बना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद देने के लिए एक संगठन बना था, और इसी के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में परस्पर मदद करना शुरू कर दिया था। 1949 में एक यूरोपीय परिषद बन गई, जिसका मेन जो मुख्य मकसद था वो था राजनीतिक सहयोग करना। तो राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद बनी। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इन यूरोपीय देशों की अपनी एक संसद भी है, और संसद के गठन के बाद इसका जो रूप था वो आर्थिक से राजनीतिक रूप प्राप्त कर लेता है। और सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। यानी ये संगठन 1948 से चल रहा था, 1948 से प्रयास कर रहा था, लेकिन 1992 के बाद जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो 92 में इसने यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी। और एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोगवादी व्यवस्था से बदलकर अब ये सिर्फ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था नहीं रहा था, अब ये एक राजनीतिक रूप भी ले चुका था, एक राष्ट्र राज्य के रूप में काम करने लग गए। अन्य देशों के संबंधों के मामलों में भी इनकी सांझी विदेश नीति बनी, यानी अन्य देशों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, इसके लिए इन देशों ने अपनी सांझी विदेश नीति बना ली। इनकी सुरक्षा नीति भी बना ली कि एक देश की सुरक्षा आपस में कैसे की जाएगी। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और कूटनीतिक भी और सैनिक भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। 2016 में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसका जो घरेलू उत्पादन में जो योगदान है जीडीपी, वो $17,000 से ज़्यादा है, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। तो एक प्रकार की आर्थिक ताकत के रूप में काम कर रहा है। ये विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ है, उनमें महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम कर रहा है। यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में रहे हैं। और यूरोपीय संघ कई और देश हैं, यूरोपीय संघ के 27 में से और देश हैं, वो अस्थायी सदस्य के रूप में भी काम करते रहे। सैनिक ताकत के रूप में बात करें तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, और यूरोपीय संघ के 2 देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस,
इनके पास तो परमाणु हथियार भी हैं, यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं। अंतरिक्ष में इन देशों की जो ताकत है वो इस बात से पता चलती है कि विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। यूरोपीय संघ का एक राष्ट्र राज्य के तौर पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर ये संगठन है वो सामने आया है, एक आर्थिक ताकत के रूप में काम कर रहा है। अब इसका जो पड़ाव है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये बना। तो सबसे पहले 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच एक संधि होती है, पेरिस संधि। और इस संधि पे हस्ताक्षर के बाद कोयला और इस्पात समुदाय का गठन होता है। 1957 में यूरोपीय आर्थिक और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बनता है। संधि थी रोम की। 1973 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 1985 में सांगीन संधि होती है, जिसके तहत ये यूरोपीय समुदाय के जितने भी देश हैं इनके बीच फ्री ट्रेड और फ्री आवागमन हो जाता है, यानी किसी प्रकार का नियंत्रण है वो सीमा नियंत्रण नहीं रहता। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था, तो इसका भी एकीकरण हो जाता है। 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht जो संधि है उस पर हस्ताक्षर होते हैं, maastricht संधि है। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का भी गठन हो जाता है। इसका खुद का यूरोपीय संगठन का 27 देशों का एक बाजार बना दिया जाता है। 2002 में नई मुद्रा यूरो को भी 12 देश स्वीकार कर लेते हैं, धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। 2004 में सोवियत संघ से अलग हुए देश जैसे साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, ये देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसका जो यूरोपीय संघ है इसका आकार बढ़ता चला जाता है, इनमें देशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। लिस्बन संधि लागू होती है 2012 में। कब? 2012 में। इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। 2013 में 28वां सदस्य देश बनता है क्रोएशिया। और 2016 में ये जनमत संग्रह करवाया जाता है यूरोपीय देश ब्रिटेन में, और ब्रेक्जिट की प्रक्रिया शुरू होती है और यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो जाता है। तो 28 देश बनने के बाद पुनः ब्रिटेन निकल गया, तो फिर कितने देश बचे? 27। यूरोपीय संगठन एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है। कैसे? यूरोपीय संघ से संबंधित हम प्रश्न भी कर लेते हैं। तो यूरोपीय संगठन आर्थिक और राजनीतिक ताकत बन गया, और इसका सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वो 2022 में अमेरिका की 26 ट्रिलियन, चीन की 19 ट्रिलियन, तो इसकी तीसरे नंबर पर 16 ट्रिलियन जीडीपी में इसका योगदान है। जीडीपी किसी देश के भीतर आर्थिक प्रगति को बताता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, अमेरिका डॉलर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और विश्व के काफ़ी देशों ने यूरोप में के माध्यम से ही व्यापार शुरू कर दिया है। अभी यूरोपीय संघ है वो आर्थिक दृष्टि से एक वैकल्पिक सत्ता का केंद्र, अल्टरनेटिव पावर सेंटर बनता जा रहा है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से हैं? कौन से कारक हैं जो इसे इतनी बड़ी ताकत बनाते हैं? तो यूरोपीय संगठन में जो देश हैं उनकी भौगोलिक स्थिति है वो शीतोष्ण, शीत कटिबंध वाली ध्रुवीय जियोग्राफी है इनकी, तो भौगोलिक निकटता इन क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत बनाती है। यूरोपीय संघ का अपना एक स्थापना दिवस भी है, इसका खुद का झंडा है, इसका गान भी है, और यूरो नाम की एक मुद्रा भी है आदि। ये यूरोपीय संघ के देशों को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन की पहचान प्रदान करते हैं। और यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में शांति और सुलह, लोकतंत्र के लिए और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह, और इसका गठन वर्ष 1993 में वार इसका मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण विशेषता देख लेते हैं लास्ट और नेक्स्ट अपना जो है। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक संस्था का रूप लेता जा रहा है, एक राष्ट्र राज्य का के रूप में ये बहुत बड़ा संगठन है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य कर रहा है। इस संगठन का अपना एक झंडा, गान दिवस और अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ के प्रमुख अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो इसको ताकतवर बनाते हैं। तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण योगदान है ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन में भी है। 21 नाटो में भी इसके सदस्य देश हैं। इसके महत्वपूर्ण यूरोपीय कमीशन है,
संसद है, संघ की परिषद है, यूरोपीय न्यायालय है और इनका सेंट्रल बैंक भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास है और इसके प्रतीक देख लेते हैं। फिर यूरोपीय झंडा, जो कि यूरोपीय एकता की पहचान है, इसमें 12 स्टार बने होते हैं स्वर्ण के और ये बताते हैं यूरोपीय देशों की एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्श को। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर था अपना, इसमें यूरोपीय संघ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों की पढ़ने में मदद करें। इस प्रकार से अपना नेक्स्ट जो होगा वो होगा आसियान पे, फिर चीन की जो उभरती हुई ताकत है उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। अंत में इसके महत्वपूर्ण इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्न होंगे उनको करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।